जय सिया राम प्यारे बच्चों। वेलकम टू सिया राम ई लर्निंग। आज से आप लोगों की एक नई यात्रा शुरू हो रही है, एक नई दुनिया में हमारे साथ। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं, मैं डॉक्टर तुषार आर्या, आप लोगों का जियोग्राफी का एजुकेटर्स। और हम आज से शुरू करेंगे हाई स्कूल यानी क्लास 10th के ज्योग्राफी के सिलेबस को, या फिर जियोग्राफी जिसको आप लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। अर्थात हम लोग सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे कि आपके बुक्स में हाई स्कूल में यानी क्लास 10th में ज्योग्राफी के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं या कितने चैप्टर हैं या किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को, जियोग्राफी जो कि क्लास 10th में सोशल साइंस का एक पार्ट है। सोशल साइंस में और भी सब्जेक्ट हैं, उसी में एक पार्ट आपका जियोग्राफी का है, अर्थात भूगोल का। तो जियोग्राफी में मुख्य रूप से आपको 5-6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन्हीं चैप्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुख्य रूप से आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ना है या भूगोल में पढ़ना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका ज्योग्राफी में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश पे फोकस करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी पे फोकस करेंगे। हालांकि जो मेरा लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल ही होगा सिलेबस के लिए। उसके बाद आप लोगों की क्लासेस अलग अलग, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी बोर्ड के बच्चों का अलग अलग चलेगा। ठीक। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि रिसोर्स या संसाधन क्या है। उम्मीद करते हैं पिछली क्लास में आप लोग रिसोर्स के बारे में या संसाधन के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स होते क्या है, संसाधन होते क्या है। तो संसाधन मुख्य रूप से वो सभी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थात इन्वायरमेंट या पर्यावरण में पाई जाने वाली वो सभी वस्तुएं, इन्वायरमेंट जिसको आप लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका मानव जाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी नीड के लिए उसका उपयोग करता है, उसका यूज करता है, उसी को हम लोग संसाधन बोलते हैं। जैसे हम ये पेन लिए हैं या फिर आपके सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है या क्या है, संसाधन है। इसका उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। आप मोबाइल में या लैपटॉप में किसी चीज़ में वीडियो देख रहे होंगे, तो मोबाइल और लैपटॉप आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए या लेक्चर को देखने के लिए या सुनने के लिए। तो वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्थर भी हो, एक छोटा सा पत्थर, अगर उसका भी इस्तेमाल आप किसी कार्य के लिए कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। बाकी वाटर तो है ही, जल आपका है ही, जानते हैं आप, वायु आपका है ही, आपके अगल बगल जो भी किताबें हैं, पेन है, पेंसिल है, वो सभी क्या है, रिसोर्स। तो एक शब्दों में अगर हम बोले तो इन्वायरमेंट में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स या मानव प्रजाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थात अपनी नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, उसी को हम लोग संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख टॉपिक है जिनके बारे में हमको आपको पढ़ना है। आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होगी एनसीईआरटी की। अगर आप उस बुक में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जो आपके सिलेबस में है हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप इधर उधर भटके ना और आपको एक वैल्यूएबल कह सकते हैं कंटेंट मिल जाए अपने एग्जाम में लिखने के लिए। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में जानने के बाद, क्योंकि रिसोर्स चैप्टर, इसलिए पहले रिसोर्सेज का मीनिंग वगैरह समझाने के बाद फिर हम बात करेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। ये रिसोर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। उसके कई आधार हैं, कई बेसिस है। उसको जब हम पढ़ने लगेंगे ये चैप्टर आपको, तब उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे या डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। अभी तो हम लोग केवल सिलेबस देख रहे हैं। तो दूसरा जो टॉपिक होगा आपका, या दूसरा जो हेडिंग है फर्स्ट चैप्टर में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स या संसाधनों का विकास। कि संसाधनों का डेवलपमेंट या विकास कैसे हो रहा है या संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे होता है। कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब उसका निर्माण कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। अब जैसे संसाधन को आप ऐसे ही वर्तमान समय में आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मानव बिना विवेक के इस्तेमाल कर रहा है और उसको कह सकते हैं कि
हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, या उससे उससे जो भी इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है, पर्यावरण समय समय पर जब आप बिना नियोजन के संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, बिना कुछ सोचे अंधाधुंध संसाधन का निर्माण उपयोग करते हैं, तब फिर समस्याएं मानव जाति के सामने आती हैं। इसलिए पर्यावरण को नियोजित करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बिना नियोजन के आप संसाधन को उपयोग करते हैं तो हो सकता है वो रिसोर्स आने वाले समय में आपके लिए उपलब्ध न हो। इसलिए पर्यावरण नियोजन के बारे में हम लोग समझेंगे, या फिर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में या संसाधन नियोजन के बारे में समझेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है और संसाधन नियोजन हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं, अर्थात संसाधन को हम अच्छे तरीके से कैसे यूज या कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सेम चीज़ है, संसाधन नियोजन, लेकिन कहाँ पर, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो भारत में संसाधन नियोजन के कौन कौन सी तकनीकी है या कौन कौन से कर सकते हैं कि नियम है, या भारत में हम संसाधन नियोजन किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अलग से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका होगा लैंड रिसोर्स। अब जैसे कि रिसोर्स के बारे में जान गए, तो अब कुछ प्रमुख रिसोर्स है जो मेजर रिसोर्स है जिनका उपयोग आप लोग या मानव जाति हमेशा कर रहा है या हमेशा करता रहेगा, तो उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भूमि संसाधन है, जैसे भूमि का या स्थल का आप लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं, उसी पे आपको रहना है, उसी पे घर बनाना है, वहीं पर आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो भूमि के संसाधन का प्रयोग आप विभिन्न रूपों में लगातार कर रहे हैं। तो भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन आपके पास किस तरीके से उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है। आपको पता है कि अलग अलग भूमि अलग अलग रूप में उपलब्ध है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदी, झरना, झील है। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग भूमि का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या भूमि संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट उसी के अंतर्गत है लैंड यूटिलाइजेशन या भूमि उपयोग। भू उपयोग या भूमि उपयोग, आप उस भूमि का अलग अलग भूमि का उपयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है, या भारत में आप किस तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे या इस शेडिंग के अंतर्गत बात करेंगे। हालांकि चैप्टर का नाम तो एक ही है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत ये सारी आपके छोटे छोटे हेडिंग्स हैं या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी कि भूमि को आप संरक्षित कैसे कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग देखेंगे, सॉइल एज ए रिसोर्सेस। मृदा संसाधन के रूप में, या फिर सीधे सीधे आप बोल सकते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी संसाधन, भूमि में तो सारी चीज़ें आती हैं, मृदा अलग चीज़ होती है। भूमि की अगर हम बात करें, लैंड की बात करें, तो उसमें पर्वत, पठार सब आ जाएगा। लेकिन अगर मृदा की बात करें तो मृदा एक भूमि का एक विशेष रूप होता है जिसमें आप लोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर या खेती का कार्य करते हैं। तो मृदा संसाधन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदाओं का वर्गीकरण, कि मृदा कितने प्रकार की होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मृदाएं या मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं। अगर अपने आसपास भी आप देखेंगे तो कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर पीली मिट्टी होती है, कहीं पर बलुई मिट्टी होती है। इस तरीके से मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं। तो उन टाइप्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, और उसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि ब्लैक सॉइल उसी में से एक है, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये आपका हो गया पहला चैप्टर। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जो दूसरा चैप्टर आपका क्लास 10 में है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस की बात करें, वन एवं वन्य जीव संसाधन,
वन भी यानी कि विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे या वन भी आपके लिए रिसोर्स का ही काम करता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स आप लोग वन से ही प्राप्त करते हैं। तो वन भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है या संसाधन है। तो स्पेशली हम लोग अब वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि वन हमारे देश में या हमारे विश्व में इसका किस तरीके से वितरण है और इससे कौन कौन से रिसोर्स या कौन कौन से संसाधन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अगर इसके अंतर्गत टॉपिक को हम लोग देखें तो सबसे पहला टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन इंडियन। भारत में वनस्पति जात और जीव जात। भारत में वनस्पति जगत और जीव जगत, चाहे वनस्पति जात बोलिए, जीव जात बोलिए, चाहे वनस्पति जगत बोलिए और जीव जगत बोलिए, कि फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति। फ्लोरा मतलब क्या होता है, वनस्पति से संबंधित जो किंगडम होगा उसे हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। फौना होता है जो जीव जंतुओं से संबंधित किंगडम होता है, उसे हम लोग फौना बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वन में किस तरीके से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समूह होता है और कौन कौन से जीव जंतुओं का समूह होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग संसाधन के रूप में या रिसोर्स के रूप में करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा वैनिशिंग फॉरेस्ट, लुप्त होते वन। बहुत सारे वनों का कटाई आप लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ वन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो वो जो समाप्त होते हुए वन है, लुप्त होते हुए वन है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे और क्यों हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। ये आपका एक टैगलाइन है, कह सकते हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि आप लोग सुने होंगे एशियाटिक चीता के बारे में या एशियाई चीता के बारे में, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है या इसकी प्रजाति कह सकते हैं विलुप्त हो गई है। इसीलिए नीचे आगे वाली लाइन लिखा है वेयर डिड दे गो। एशियाई चीता ना कहाँ गए, चला गया, या फिर कहाँ कैसे ये लोग विलुप्त हो गए, कैसे ये लोग समाप्त हो गए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। देखिए अभी आप उपनिवेशिक जो वन नीति है, क्या यह दोषी है इन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास हो रही है, जैसे एशियाटिक चीता गायब हो गया या जो भी वन संसाधन में जो भी निम्नीकरण हो रहा है, जो भी वन लुप्त हो रहे हैं, उसके लिए क्या इसको हम लोग ब्लेम्ड कर सकते हैं? क्या यह उसका कारण है जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि आपको उपनिवेशिक वन नीति है क्या। सबसे पहले ये बताने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू संकट में। अब हिमालयन का व्यू क्या है भैया, हिमालय कहाँ है? हिमालय आप जानते हैं कि उत्तर भारत में आपका पड़ता है, और इस हिमालय में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या इसका अस्तित्व का क्या स्थान है, अस्तित्व इसका कहाँ पर पहुँच गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना, यानी बाघ को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे। और इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। कि वन्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वन्य जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, वो किस रूप में फैले हुए हैं, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में वन्य प्रमुख रूप से फैला हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और आगे अगर बढ़ेंगे तो जो आपका तीसरा चैप्टर है वो आपका है वाटर रिसोर्सेज। देखिए आप लोगों ने मुख्य रूप से आपको क्लास 10th में रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है या संसाधन के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले आप संसाधन जानेंगे, संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे, अलग अलग संसाधन का क्या इस्तेमाल है ये जानेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख संसाधन के बारे में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग सॉइल यानी मृदा संसाधन, उसके बाद वन्य जीव संसाधन, अब फिर आपका हो गया जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आप वाटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जल दुर्लभता या जल की कमी क्या है। स्कैरसिटी मतलब जल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना,
तो किस तरीके से इसकी कमी आ रही है, तो जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, जल को संरक्षण करने का और उसको प्रबंधित करने की क्या आवश्यकता है। भाई जल कितना आवश्यक है आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको संरक्षित करना तो जरूरी है ही। तो किस तरीके से करना है और कितनी आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। आप जानते हैं कि बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, यानी रिवर पे ऐसा प्रोजेक्ट जिसके द्वारा कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैसे अगर आप बांध बना लेते हैं तो बांध से नहरों का निर्माण कर सकते हैं, डैम जिसको बोलते हैं, डैम का निर्माण करके आप उस आसपास के इलाकों में नहर का निर्माण करके सिंचाई का काम कर सकते हैं, डैम से बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो डैम आपने बनाया ये क्या है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है, उनका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज या मैनेजमेंट से क्या संबंध है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे अगर देखें तो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जलवायु की कृतियाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में किस तरीके से जल संसाधन उपयोग में था, या जल की किस तरीके की आकृति थी, या जल किस रूप में विद्यमान था, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर में बात करेंगे। और लास्ट में आपका चैप्टर होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण, कि आप वर्षा के जल को किस तरीके से संग्रहित करके उसको भविष्य के लिए उपयोगी बना सकते हैं, वर्षा जल का आप संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इसकी कई विधियां हैं, अलग अलग तरीके से आप वर्षा के जल को एकत्रित करके उसका अलग अलग रूप में उपयोग कर सकते हैं या उसका अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका एक नेक्स्ट कह सकते हैं कि रिसोर्स ही है जो मुख्य रूप से किस पे निर्धारित है, सॉइल पे। किस पे निर्धारित है, सॉइल पे। और इस चैप्टर का नाम आपका है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, या जिसको आप लोग कृषि बोलते हैं, या फिर देसी विदेशी भाषा में आप इसको खेती भी बोल सकते हैं, खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चर भी आप लोगों के में एक चैप्टर्स है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग या कृषि के प्रकार, कृषि कितने तरीकों की होती है, क्रॉपिंग पैटर्न, शस्य प्रारूप, किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों की खेती या अलग अलग अनाज की खेती करते हैं, उसी को हम लोग शस्य प्रारूप बोलते हैं। मेजर क्रॉप, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उसके बाद फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसके बाद खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, खाद्यान्न में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और मक्का। उसके अलावा भी कई खाद्य फसलें होती हैं, जैसे बाजरा होता है, ज्वार होता है। तो अन्य खाद्य फसलों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉन फूड क्रॉप्स, अखाद्य फसलें जो खाने योग्य नहीं होती है, वो और किसी चीज़ के लिए उपयोग होती है, वो कौन कौन सी फसलें, जैसे जूट होता है, कपास होता है, ये भी फसल होती है जिनका इस्तेमाल आप खाने के लिए नहीं करते हैं, अन्य चीज़ के लिए करते हैं, जैसे रेशे बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ से जानेंगे। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब आप इस एग्रीकल्चर में किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से सुधार हो रहा है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भूदान या ग्रामदान, भूदान या ग्रामदान, किसी को भूदान करना यानी जमीन दान पे देना, या पूरा गांव ग्राम दान पे देना, उसी को हम लोग भूदान या ग्रामदान बोलते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसको जरा ध्यान से देखेंगे
कि आपकी एग्रीकल्चर का या कृषि का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में क्या योगदान है यानी रोजगार देने में कौन सा योगदान है, और उससे आपको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं या उससे कौन कौन सा उत्पादन प्राप्त हो रहा है या उत्पादन में क्या योगदान है आपका एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर से मुख्य रूप से आप उत्पादन का कार्य ही करते हैं तो उसका तो योगदान है ही, लेकिन इसके साथ साथ नेशनल इकोनॉमी पर भी एग्रीकल्चर का प्रभाव पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट या रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या योगदान है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में यानी कि उत्पादन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, रोजगार पर क्या प्रभाव है और उत्पादन में क्या योगदान है या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। तो वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा टर्म्स है, इसको बारे में हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ने लगेंगे तब समझेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि वैश्वीकरण का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम चैप्टर देखें जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, संसाधन की लगातार बात कर रहे हैं, तो एक नए प्रकार का संसाधन आपको पढ़ना है यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, कि खनिज उत्पादन के रूप क्या है या खनिज उत्पादन कहाँ कहाँ पर आपको किस तरीके से प्राप्त होते हैं, कहाँ कितना कह सकते हैं कि आपके पास उपस्थित है मिनरल्स, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। फिर फेरस मिनरल, नौ खनिज, अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अलव खनिज, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, खनिजों का संरक्षण या खनिजों का बचाव या खनिजों को कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन इसी चैप्टर में है आपका, खनिज हो गया, उसके बाद फिर ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा संसाधन क्या है, फिर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के क्या स्रोत है जो हमेशा से, जैसे कि अगर हम परंपरागत ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो आपके पास मुख्य रूप से क्या यूज है, इस सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सन होता है या सूर्य होता है। सन से ही या सूर्य से ही सभी प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो सन हमारे पास बहुत ही पहले से या प्राचीन समय से मौजूद है, उसी को हम लोग बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ठीक, उसके बाद नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस किस तरीके से ऊर्जा का कार्य करती है, जिसको आप लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, घर में बनाने के लिए खाना भी आप लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत, ये कुछ प्रमुख एनर्जी है या एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ मिनरल रिसोर्सेस है, लौह खनिज, अलौह खनिज, इसके बारे में पढ़ना है। तो खनिज और ऊर्जा जो प्रमुख है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे जिसका आप लोग लगातार इस्तेमाल अपने जीवन यापन में कर रहे हैं। ठीक, लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण या ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आप किस तरीके से कर सकते हैं या ऊर्जा संसाधनों को कैसे आप बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण उद्योग क्या है, विनिर्माण मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना या किसी चीज का निर्माण करना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर। क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर। तो कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो क्या करता है, अलग अलग चीजों का निर्माण करता है। बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाज है जहाँ पर अलग अलग चीजों का निर्माण होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया तो वो भी क्या है, विनिर्माण उद्योग। अलग अलग मशीनरी का निर्माण होता है, वो भी क्या है, विनिर्माण उद्योग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का महत्व क्या है, सबसे पहले समझेंगे
क्योंकि भाई अगर विनिर्माण नहीं होगा तो हम लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये बोर्ड कैसे बनता है, ये मार्कर कैसे बनता है, तो हम लोग पढ़ते कैसे ना। तो फिर विनिर्माण का महत्व क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। हम लोग राष्ट्रीय इकोनॉमिक या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योग का क्या इस्तेमाल है। पिछले क्लास में आप लोग कृषि का भी पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर लास्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक अवस्थिति, कि कोई भी इंडस्ट्री किस स्थान पर होना चाहिए, उसका लोकेशन किससे प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन में या औद्योगिक अवस्थिति वाले चैप्टर में। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, औद्योगिक प्रदूषण क्या है तथा पर्यावरण निम्नीकरण इसके द्वारा कैसे हो रहा है। भाई विभिन्न प्रकार के उद्योगों से आप जान रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं और इन प्रदूषण से हमारा पर्यावरण या हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो वो क्या है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है और पर्यावरण निम्नीकरण से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और लास्ट में आपका लास्ट चैप्टर होगा क्लास 10th में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा, कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसकी जीवन रेखा क्या है, वह किस पे मुख्य रूप से आधारित है। तो कुल मिला के हम लोग इस चैप्टर में नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, मेजर सी पोर्ट्स प्रमुख समुद्री पत्तन, कम्युनिकेशन या संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विस या संचार सेवाएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों पर भी तो आधारित है। एक तो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ ले आने जाने में किसका उपयोग होता है, परिवहन का, चाहे वो। और अगर उद्योग की बात करें, सामान की बात करें, तो सामान ढोने के लिए जो महत्वपूर्ण परिवहन का कार्य करता है वो क्या है, बंदरगाह यानी समुद्री जहाज। और समुद्री जहाज के लिए आपको क्या चाहिए, समुद्री बंदरगाह, जिसको आप लोग पत्तन बोलते हैं। तो प्रमुख सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर सी पोर्ट्स भारत में कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग परिवहन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन या संचार सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। बिना कम्युनिकेशन के तो किसी प्रकार का व्यापार हो ही नहीं सकता है, किसी प्रकार का बिजनेस हो नहीं सकता है। इसलिए कौन कौन सी संचार सेवाएं उपलब्ध हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला कर ये जो भी 6-7 चैप्टर्स थे, ये चैप्टर्स आपको क्लास 10th में ज्योग्राफी के सिलेबस के रूप में पढ़ना है। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आज के लेक्चर से आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़नी है या ज्योग्राफी में कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती है या ज्योग्राफी किस तरीके का सब्जेक्ट है या किस तरीके का विषय है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो ज्योग्राफी आपका 15 से 20 लेक्चर में या 15 लेक्चर में आप मान के चलिए, 20 लेक्चर में मान चलिए, ज्योग्राफी का सिलेबस क्लास 10th का ख़त्म हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि क्लास 10th का में जो बच्चे हैं, तो क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले वो क्लास 9th की ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास 9th की ज्योग्राफी फिजिकल से संबंधित है। और जब आप लोग फिजिकल चीज़ों के बारे में जानते रहेंगे कि भारत हमारा देश कैसा है, उसका विस्तार कैसा है और कौन कौन से यहाँ पर समुद्री कह सकते हैं कि तट है, कहाँ पर स्थलीय तट है, और भारत में किस तरीके से कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, किधर पर्वतीय क्षेत्र है, किधर पठारी क्षेत्र है, ये सब क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो क्लास 9th को एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप लोग क्लास 10th की वीडियो को देखेंगे तो जो स्थान के नाम है वो आपको भूलेंगे नहीं और आपको ये सारी चीज़ें
पढ़ने में आसानी होंगी। इसीलिए हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस साथ में दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम लोग नए क्लास में एक आपके पहले चैप्टर के साथ, और उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, घूमते टहलते रहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है पढ़ते रहिए। थैंक यू।